Welcome to the Anubodh classes. This is all in one platform for all the competitive exam. हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है पधारो मारे देश। इस सीरीज के अंदर हम राजस्थान के सभी 33 जिले कवर करेंगे, जिसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स है उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं जयपुर जिले की। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जयपुर की स्थापना को लेके। जयपुर की स्थापना किसने की थी? जयपुर की स्थापना आमेर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी और एक कछवाहा वंश के शासक थे। जयपुर को पिंक सिटी अथवा गुलाबी नगरी भी कहते हैं। और इसको सबसे पहले किसने गुलाबी नगरी या पिंक सिटी कहा था? तो सबसे पहले जयपुर को स्टैनली रीड ने पिंक सिटी बोला था। उसके बाद से जयपुर पिंक सिटी के नाम से फेमस हो गया था। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछा जाता है कि यूनेस्को ने कब जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया? तो यूनेस्को ने जुलाई 2019 में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया। अगर यहाँ पर जुलाई 2019 ना पूछ के कई बार सिटीज भी दे दी जाती है कि कौन सी सिटीज वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल है, तो आप सभी ध्यान रखिए कि जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में यूनेस्को ने शामिल कर लिया है। राजा जयसिंह द्वितीय के नाम पर ही इस शहर का नाम जयपुर रखा गया। किसके नाम पर? जिन्होंने स्थापना की है राजा जयसिंह द्वितीय, इन्हीं के नाम पर जयपुर का नाम रखा गया। जयपुर अपनी समृद्ध भवन निर्माण परंपरा, संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर भारत के टूरिस्ट सर्किट गोल्डन ट्रायंगल का भी हिस्सा है। आप सभी को मैं बता दूं कि इंडिया गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन सी सिटीज हैं जो शामिल हैं। वो 3 सिटीज हैं। फर्स्ट दिल्ली, सेकंड आगरा और थर्ड जयपुर। ये तीनों ही टूरिस्ट सर्किट गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है। इस कारण इन्हें भारत का स्वर्णिम त्रिभुज, इंडियन गोल्डन ट्रायंगल भी कहा जाता है। और एग्जाम में इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए कि कितनी बार ये पूछा गया है कि गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन सी सिटी शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं। देश के सबसे प्रतिभाशाली वास्तुकारों में इस शहर की वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य का नाम सम्मान से लिया जाता है। आप सभी को मैं बता दूं कि जयपुर के वास्तुकार का क्या नाम है, जिन्होंने जयपुर का निर्माण करा है या जयपुर को जितने भी द्वार हैं या जैसे भी जयपुर को आर्किटेक्ट किया है वो कौन है? ये है विद्याधर भट्टाचार्य। शहर में बहुत से पर्यटन स्थल आकर्षण के केंद्र हैं, जैसे जंतर मंतर, हवा महल, सिटी पैलेस, गोविंद देव जी के मंदिर, श्री लक्ष्मी जगदीश महाराज मंदिर, BM बिरला ऑडिटोरियम, आमेर का किला और जयगढ़ दुर्ग आदि। सबसे पहले हम बात करते हैं जयपुर के जंतर मंतर की। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। जयपुर के जंतर मंतर को सन 2010 में विश्व विरासत का दर्जा प्राप्त हुआ था। जंतर मंतर प्राचीन खगोलीय यंत्रों और जटिल गणितीय संरचनाओं के माध्यम से ज्योतिषीय और खगोलीय घटनाओं का विश्लेषण और सटीक भविष्यवाणी करने के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध इस अप्रतिम वेधशाला का निर्माण जयपुर नगर के संस्थापक आमेर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1728 में अपनी निजी देखरेख में शुरू करवाया था, जिसका निर्माण सन 1734 में पूरा हुआ था। मैं आप सभी को बता दूं कि जयपुर के जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के संस्थापक, जो कि आमेर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय हैं, उनको खगोल शास्त्र, आर्किटेक्चर, इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट था। उन्हीं के कहने पर इंडिया में 5 जगह पर ये वेधशालाओं का निर्माण कराया गया था। और ये कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, दिल्ली में, उज्जैन में, बनारस में और मथुरा में। ये 5 जगह जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। लेकिन आपको एक बात और मैं बता दूं कि इन पांचों में से जयपुर स्थित जंतर मंतर को विश्व विरासत का दर्जा प्राप्त हुआ है। सवाई जयसिंह एक खगोल वैज्ञानिक भी थे, जिनके योगदान और व्यक्तित्व की प्रशंसा जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज में सम्मानपूर्वक की है। महाराजा सवाई जयसिंह ने द्वितीय ने हिंदू खगोल शास्त्र के आधार पर देश भर में 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था। अभी मैंने आपको बताया ये वेधशालाएं हैं
जयपुर में, दिल्ली में, उज्जैन में, बनारस में और मथुरा में। एलिमिनेशन का क्वेश्चन आता है यहाँ से, बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शंस में सिटीज दे दी जाती हैं और उसमें से फिर बताना होता है कि किस में वेधशाला है और किस में नहीं है। जयपुर स्थित जंतर मंतर को सन 2010 में विश्व विरासत का दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थानी व मुगल शैलियों की मिश्रित रचना, एक पूर्व शाही निवास जो पुराने शहर के बीचों बीच है। भूरे संगमरमर के स्तंभों पर टिके नक्काशीदार मेहराब सोने व रंगीन पत्थरों की फूलों वाली आकृतियों से अलंकृत है। आप सभी को पता चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ सिटी पैलेस की, जो जयपुर की शान है। सिटी पैलेस का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। 1727 में पानी की समस्या और जनसंख्या में वृद्धि के कारण वह आमेर से जयपुर स्थानांतरित हो गए थे। यहाँ पर देखिए कि सिटी पैलेस का निर्माण क्यों करवाया गया था, क्योंकि 1727 में पानी की समस्या और जनसंख्या में वृद्धि हो गई थी। इसी कारण उन्होंने आमेर से जयपुर स्थानांतरित होने का निर्णय लिया। इसीलिए उन्होंने, जो कि यहाँ के फेमस वास्तुकार हैं, आर्किटेक्ट हैं, विद्याधर भट्टाचार्य, उनको इस सिटी पैलेस के निर्माण का काम सौंपा गया था। उन्होंने सिटी पैलेस के वास्तुशिल्प डिजाइन का काम मुख्य वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य को सौंपा गया था। ठीक है, आप इसका देख सकते हैं, इसका आर्किटेक्ट कितना ब्यूटीफुल है। अब हम बात करेंगे हवा महल की। सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया है। किसके द्वारा बनवाया गया है? ये सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था और इसे किसी राजमुकुट की तरह वास्तुकार लालचंद उस्ता द्वारा डिजाइन किया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जयपुर के वास्तुकार कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य। फिर बात करते हैं सिटी पैलेस के वास्तुकार कौन है? वो भी विद्याधर भट्टाचार्य। पर हवा महल के वास्तुकार कौन है? ये है लालचंद उस्ता। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हवा महल के वास्तुकार का नाम और जयपुर के वास्तुकार का नाम, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जयपुर के वास्तुकार का नाम है विद्याधर भट्टाचार्य, सिटी पैलेस के वास्तुकार भी वही है। और यहाँ पर हवा महल के वास्तुकार कौन है? तो यह है लालचंद उस्ता। इन्होंने ही हवा महल डिजाइन किया है। कब किया है? सन 1799 में। और किसने करवाया? तो ये महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। हवा महल 5 मंजिला स्मारक है। कितने मंजिला? 5 मंजिला, जिसकी अपने मुख्य आधार से ऊंचाई 87 फीट यानी 26.15 मीटर ऊंची है। ये भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम्स में। ऊंचाई 87 फीट 26.15 मीटर ऊंची है। 953 बेहद खूबसूरत और आकर्षण छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? झरोखा कहा जाता है। कितनी है? 953। हवा महल की खिड़कियों में रंगीन शीशों का अनूठा शिल्प है। जब सूर्य की रोशनी इन रंगीन शीशों से होकर हवा महल के कमरों में प्रवेश करती है तो पूरा कमरा इंद्रधनुषी आभा से भर जाता है। ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये ना ही सिर्फ जो आरपीएससी या आरएसएमएसबी के जो एग्जाम्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे आरएस के मेंस की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो ये चीज उसमें भी आपके काम आएगी कि हवा महल की खिड़कियों में रंगीन शीशों का अनूठा शिल्प है, क्योंकि शिल्प और ये आर्ट एंड कल्चर जो सब्जेक्ट है उसमें आप इस तरह से जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आमेर दुर्ग की। आम्बेर या आमेर को यह नाम चील के टीले नामक पहाड़ी पर स्थित अंबिकेश्वर मंदिर से मिला। क्यों आमेर का नाम रखा गया? क्योंकि जिस पहाड़ी पर ये बना हुआ है वहां अंबिकेश्वर मंदिर स्थित था, उसी के नाम से यह आम्बेर या आमेर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आमेर दुर्ग को कछवाहा राजा मानसिंह ने बनवाया था। ये कछवाहा वंश के बहुत ही फेमस राजा हुए थे, राजा मानसिंह। जयसिंह प्रथम ने इसका विस्तार करवाया था। सवाई जयसिंह द्वितीय ने अपनी राजधानी आमेर से नवचरित जयपुर नगर में स्थानांतरित कर ली थी। हिंदू व मुगल शैली वास्तुशैली से निर्मित यह अनूठी संरचना अपनी भव्यता और आकर्षण की वजह से साल 2013 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में शामिल कर ली गई थी। अभी आप कंफ्यूज मत होइए, आपको मैं एक बार और रिवाइज करा देती हूँ
कि 2019 में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया था। 2010 में जंतर मंतर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और अब बात करेंगे राजस्थान के दुर्ग की, तो यूनेस्को ने साल 2013 में इसे किसमें शामिल किया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। ठीक है, अब इसी के साथ यूनेस्को ने राजस्थान के कितने दुर्गों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया है, ये मैं आपको बता देती हूँ। यूनेस्को ने राजस्थान के 6 ऐसे दुर्ग हैं जो हमारे 6 ऐसे दुर्ग हैं जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। वो कौन कौन से हैं? वो है, सबसे पहले तो आपको बता दें, आमेर दुर्ग, उसके बाद है चित्तौड़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर दुर्ग और गागरोन का किला। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, कौन से 6 दुर्ग राजस्थान के जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है? आमेर दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग और गागरोन का किला। अब देखते हैं आमेर किले के प्रमुख आकर्षण एवं दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। आप इमेजेस में देख सकते हैं, शीश महल है, यहाँ पे एक फेमस मंदिर है शिला देवी मंदिर जिसकी बहुत ज्यादा मान्यता है। यहाँ गणेश पोल है। आमेर दुर्ग का दीवाने आम जहाँ पे मीटिंग की जाती थी वो ये है। नेक्स्ट देखते हैं, हम बात करेंगे जयगढ़ दुर्ग की। इस दुर्ग का निर्माण जयसिंह द्वितीय ने आमेर दुर्ग एवं महल परिसर की सुरक्षा हेतु करवाया था। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ये जयसिंह द्वितीय ने कराया था। और क्यों कराया था? क्योंकि आमेर दुर्ग और महल परिसर की सुरक्षा हेतु करवाया था। जिसने भी जयगढ़ दुर्ग देखा है उन्होंने देखा होगा वहां पर विश्व की सबसे बड़ी तोप है जिसे जयबान तोप कहते हैं, आप इमेज में देख सकते हैं। जयगढ़ दुर्ग को जीत का किला भी कहा जाता है। यह दुर्ग आमेर में स्थित है। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी तोप रखी गई है जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया, ये है जयबान तोप। नेक्स्ट हम बात करेंगे नाहरगढ़ दुर्ग की। इस किले का निर्माण किसने कराया? ये भी जयसिंह द्वितीय ने ही करवाया था। राजा सवाई राम सिंह की 9 रानियों के लिए अलग अलग आवास खंड बनाए गए हैं जो सबसे सुंदर भी हैं। जिन्होंने भी नाहरगढ़ दुर्ग देखा होगा उन्हें पता होगा कि यहाँ पे 9 रानियों के लिए अलग अलग आवास खंड बनवाए गए हैं। बात करते हैं जयपुर के अन्य दर्शनीय स्थलों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे गोविंद देव जी के मंदिर के बारे में क्योंकि बहुत ही फेमस टेम्पल है जयपुर का। भगवान कृष्ण का जयपुर का सबसे प्रसिद्ध बिना शिखर का मंदिर। ज्यादातर मंदिर शिखर वाले होते हैं पर यह मंदिर बिना शिखर का मंदिर है। यह चंद्रमहल के पूर्व में बने जय निवास बगीचे के मध्य में स्थित है। संरक्षण देवता गोविंद देव जी की मूर्ति पहले वृंदावन के मंदिर में स्थापित थी। और ये किसने स्थापित की है जयपुर में? जिसको सवाई जयसिंह द्वितीय ने अपने परिवार के देवता के रूप में यहाँ पुनः स्थापित किया था। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आए हैं, मैंने जो एनालिसिस किया है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जयपुर में जो गोविंद देव जी का मंदिर है इसकी मूर्ति जयपुर में किसने स्थापित की थी और ये कहाँ से लाई गई थी? तो ये स्थापित की थी सवाई जयसिंह द्वितीय ने। और ये कहाँ से लाई गई थी? वृंदावन के मंदिर में स्थापित थी जिनको इनके द्वारा जयपुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं सरगासूली ईसरलाट त्रिपोलिया बाजार के पश्चिमी किनारे पर उच्च मीनारनुमा इमारत जिसका निर्माण सन 1749 में सवाई ईश्वरी सिंह ने अपनी मराठा विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, इसलिए इसका नाम ईसरलाट या सरगासूली भी है। इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। इसका निर्माण किसने कराया था? सवाई ईश्वरी सिंह ने। कहाँ पर स्थित है? त्रिपोलिया बाजार में। और इसे क्या कहते हैं? सरगासूली या ईसरलाट। नेक्स्ट देखते हैं गलता तीर्थ दीवान कृपाराम द्वारा निर्मित उच्चतम चोटी के शिखर पर बना सूर्य देवता का छोटा मंदिर शहर के सारे स्थानों से दिखाई पड़ता है। और इस मंदिर की खास बात यह है कि जयपुर में जब भी सूर्योदय होता है उसकी पहली किरण इस मंदिर में आके पड़ती है। गलता तीर्थ में दीवान कृपाराम द्वारा निर्मित उच्चतम चोटी के शिखर पर बना सूर्य देवता का छोटा मंदिर शहर के सारे स्थानों पर दिखाई देता है। चूलगिरी जैन मंदिर जयपुर आगरा मार्ग पर बने इस उत्कृष्ट जैन मंदिरों की दीवारों पर जयपुर शैली में 19वीं सदी के अत्यधिक सुंदर चित्र बने हुए हैं
ये मैंने देखा हुआ है और ये बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है, बहुत ऊंची पहाड़ी पर। चूलगिरी जैन मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है? ये जयपुर आगरा मार्ग पर स्थित है और ये किस में ये जैन मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गोनेर। जयपुर की छोटी काशी के उपनाम से विख्यात एक कस्बा है। जयपुर एवं दौसा जिले के ग्रामीण अंचल के आराध्य श्री लक्ष्मी जगदीश महाराज मंदिर का भव्य और प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर यहाँ स्थित है। कहाँ पर? गोनेर में। किसका मंदिर है? श्री लक्ष्मी जगदीश महाराज भव्य मंदिर और प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर यहाँ स्थित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बगरू की। बगरू का नाम सुनते ही आपके मन में बगरू प्रिंट की बात आती होगी। यह अपने हाथ की छपाई के हथकरघा उद्योग के लिए उल्लेखनीय है, जहां सरल तकनीकों का प्रयोग होता है और इस हथकरघाओं के डिजाइन कम जटिल और मटियाले रंगों के होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो बगरू प्रिंट बहुत ही फेमस प्रिंट है और यहाँ पर पूछा ये जा सकता है यहाँ के कलर कौन से इस्तेमाल होते हैं, तो यहाँ के कलर्स जो भी यूज किए जाते हैं वो कम जटिल और मटियाले रंगों के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सांबर। पश्चिम से 50 किलोमीटर, नमक की विशाल झील, पवित्र देवयानी कुंड महल और पास ही स्थित नलियासर के प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि सांभर किस लिए फेमस है? कि नमक की विशाल झील है, यहाँ पे नमक बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रामगढ़ झील की। ये 32 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। पेड़ों से आच्छादित पहाड़ियों के बीच एक ऊंचा बांध बांधकर विशाल कृत्रिम झील का निर्माण किया गया। यद्यपि जम्बा माता का मंदिर और पुराने किले के खंडर इसके पुरावशेष हैं। नेक्स्ट है माधोगढ़। तुंगा। आपको तुंगा के नाम से कुछ याद आया होगा। तुंगा का युद्ध बहुत फेमस युद्ध है, इसके बारे में देखते हैं। तुंगा बस्सी लालसोट आगरा मार्ग से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। दौसा में एक स्थान है तुंगा। कहाँ से है ये? बस्सी लालसोट आगरा से 40 किलोमीटर दूर है। जयपुर में मराठा सेना के बीच हुए ऐतिहासिक युद्ध का तुंगा गवाह है। मैं आपको बता दूं कि तुंगा का युद्ध कब हुआ। तुंगा का युद्ध हुआ 28 जुलाई को, 28 जुलाई 1787 ईस्वी को। कब? 28 जुलाई 1787 ईस्वी को। ठीक है, और ये किस किस के मध्य हुआ था? ये हुआ था जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह। जयपुर से कौन थे? जयपुर से थे सवाई प्रताप सिंह। और मराठा सेना से कौन थे? तो मराठा सेनापति थे महादजी सिंधिया जी। ये इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था, सिंधिया और जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह के मध्य। कब हुआ था? 28 जुलाई 1787 को। इससे क्वेश्चन आता है। और ये युद्ध 3 दिन तक चला था। ठीक है, कौन सा स्थान था? इसे तुंगा का युद्ध, तुंगा स्थान था दौसा में, इसे कहते हैं तुंगा का युद्ध। नेक्स्ट देखते हैं चाकसू के बारे में। चाकसू से 2 किलोमीटर पूर्व में शीतला माता का मंदिर है, जिसमें प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण प्रतिपदा अष्टमी को मेला भरता है। आपको एक बात बता दूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों मंदिरों से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो शिला देवी का मंदिर, जो कि मैंने आपको बताया वो आमेर में स्थित है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये शीतला माता का मंदिर ये अलग है, वो शिला देवी है, ये शीतला माता है। इन दोनों का मंदिर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो चाकसू में स्थित है और वो शिला देवी का मंदिर वो आमेर में स्थित है। ठीक है, 2 किलोमीटर पूर्व में स्थित है चाकसू से, और जिसमें प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण प्रतिपदा अष्टमी को मेला भरता है और यहाँ लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बाणगंगा नदी। इस नदी का उद्गम स्थल जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से है। ये जयपुर की बहुत इंपॉर्टेंट नदी मानी जाती है, बैराट की पहाड़ियों से निकलती है तथा यह सवाई माधोपुर भरतपुर में बहती हुई अंत में फतेहाबाद, जो कि आगरा में स्थित है, वहां के समीप यमुना में मिल जाती है। इस नदी पर रामगढ़ के पास एक बांध बनाकर जयपुर में पेयजल की आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं साबी नदी। यह नदी जयपुर जिले के सेवर पहाड़ियों से निकलकर मानसू, बहरोड, किशनगढ़, मंडावर व तिजारा तहसीलों से बहने के बाद गुड़गांव हरियाणा जिले के कुछ दूर प्रवाहित होने के बाद
पटौदी के उत्तर में भूमिगत हो जाती है। इस नदी के बारे में पहले तो ये देखते हैं कहाँ से निकलती है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी आता है। ये सेवर की पहाड़ियों से निकलती है साबी नदी। बाणगंगा कहाँ से निकलती है? जयपुर में बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। अब इस नदी के बारे में एक कहावत बहुत फेमस है, क्योंकि पहले ये नदी काफी उफान पे रहती थी, तो अकबर इस पे बार बार बांध बनवाने की कोशिश करते थे, पर ये हमेशा बांध तोड़ देती थी। इसलिए इस नदी के लिए एक कहावत है, अकबर बांधी ना बंधू, ना रेवाड़ी जाऊं, कोट तला के निकली, साबी नाम कहाऊं। ये कहावत इस साबी नदी के लिए फेमस है। तो अगर आपको ये सब चीजें मेंस में बहुत काम आएंगी, आरएस मेंस के लिए, मैं एक बार कहावत फिर से बोल देती हूँ। अकबर बांधी ना बंधू, ना रेवाड़ी जाऊं, कोट तला के निकली, साबी नाम कहाऊं। नेक्स्ट देखते हैं मंथा नदी के बारे में। मंथा या मेंथा भी इसको बोलते हैं। यह जयपुर जिले में मनोहरपुर के निकट से निकलकर अंत में सांबर झील में जा मिलती है। कहाँ से निकलती है? जयपुर जिले के मनोहरपुर से निकलती है। बाकी देख लेते हैं जयपुर की नदियां। बाणगंगा, बांडी, ढूंढ, मोरेल, साबी, सोटा, डाई, सखा और मानसी। वापस देख लेते हैं। बाणगंगा, बांडी, ढूंढ, मोरेल, साबी, सोटा, डाई, सखा और मानसी, ये सभी जयपुर की नदियां हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे जिले के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।